जय हिंद। आज का आपका क्लास होने वाला है बीएसएससी कार्यालय परिचारी का। और मैं कहूंगा आपको, अगर आप बीएसएससी कार्यालय परिचारी में सिलेक्शन लेना चाहते हैं, एक सीट पक्की करना चाहते हैं, तो आज का यह क्लास आपके लिए वरदान साबित होने वाला है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आज का यह क्लास आपके एग्जाम के लिए एकदम सिलेक्टेड प्रश्न देगा, चुनिंदा प्रश्न देगा, जो कि सीधे आपके एग्जाम में हूबहू यहीं से प्रश्न देखने को मिलेगा। अगर आपका तैयारी अभी तक नहीं हुआ है या आपने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है, तो आज का यह क्लास खास करके आपके लिए होने वाला है। तो आज का आपका पहला प्रश्न है, जो कि सीधे आपके एग्जाम में आएगा। कोसी नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? कोसी नदी का उद्गम स्थल कहाँ है, ये आपके एग्जाम में बीएसएससी कार्यालय परिचारी में पूछा जाने वाला सवाल है। याद रखिएगा, कोसी नदी का जो उद्गम स्थल होगा वो गोसाई थान हो जाएगा। कहाँ हो जाएगा? गोसाई थान हो जाएगा। अब गोसाई थान है कहाँ? तो ये तिब्बत और नेपाल सीमा के बीच पर है। जो तिब्बत और नेपाल सीमा का बीच है, माने बीच में गोसाई थान है, वहां पर कोसी नदी का उद्गम स्थल है। आपके एग्जाम में पूछा जाता है कोसी नदी कहां से आता है, तो नेपाल से आता है। इसका राइट आंसर कहां से होता है? नेपाल से होता है। आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। जैसे में कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। कोसी नदी को क्या कहा जाता है? बिहार का शोक कहा जाता है, या इसे हम लोग सौरो ऑफ बिहार भी कहते हैं। ये आपके एग्जाम में पूछा गया सवाल है और आपके एग्जाम में पूछा भी जा सकता है। कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। आपके एग्जाम में सवाल कैसे पूछा जाएगा? बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। और कभी कभी सौरो ऑफ बिहार पूछता है, जैसे में इसी को हिंदी में लिखा रहेगा, सौरो ऑफ बिहार किस नदी को कहा जाता है? याद रखिएगा, कोसी नदी को ही हम लोग क्या कहते हैं? सौरो ऑफ बिहार कहते हैं। नेपाल में इसकी लंबाई पूछी गई है, नेपाल से आता है, तो नेपाल में कोसी नदी का लंबाई लगभग 450 किलोमीटर होता है। कोसी नदी का लंबाई लगभग कितना होता है नेपाल में? 450 किलोमीटर होता है नेपाल में। और बिहार में इसकी लंबाई 260 से 280 किलोमीटर के बीच लगभग में कोसी नदी का लंबाई होता है। ये सारे ऐसे क्वेश्चन है जो सीधे इस बार के बीएसएससी कार्यालय परिचारी के एग्जाम में देखने को मिलेगा। फिर पूछेगा कि जो कोसी नदी बिहार में एंटर करता, प्रवेश करता है, तो यह गंगा नदी में कहाँ मिलता है? तो गंगा नदी में कटिहार जिला में मिलता है। कहाँ में मिलता है? कटिहार जिला के कुर्सेला, कुर्सेला नामक एक स्थान है, वहां पर गंगा नदी मिलता है। फिर से मैं आपको क्लियर कर दूं, आपके एग्जाम में पूछा जाएगा कोसी नदी बिहार में कहां प्रवेश करती है, तो कटिहार जिला में। अगर जगह का नाम दिया है तो जगह का नाम याद कर लीजिएगा, कुरुसेला। अगर आपके एग्जाम में पूछा जाए और वहां पर कटिहार जिला है, तो कटिहार को सही कीजिए, नहीं तो उसका जगह का नाम दिया है तो कुरुसेला को सही कीजिए। ये कोसी नदी जो है बिहार के कटिहार जिला में गंगा नदी में जाकर मिलता है। फिर से एक बार हम लोग फर्स्ट डिवीजन कर लेते हैं, जो कि सीधे आपके एग्जाम में आएगा। फिर से कोसी नदी का उद्गम स्थल कहां से? तो गोसाई थान याद रखिएगा, जो कि तिब्बत और नेपाल सीमा का जो बीच है, वहां से कोसी नदी का उत्पन्न होता है, वहां से कोसी नदी निकलता है। बिहार में इसे कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। आपके एग्जाम में पूछा जाएगा बिहार का शोक या सौरो ऑफ बिहार किसे कहा जाता है, तो कोसी नदी को कहा जाता है। नेपाल में इसकी लंबाई 450 किलोमीटर है। नेपाल में कोसी नदी की लंबाई कितनी है? 450 किलोमीटर है। और बिहार में इसका लंबाई 260 से 80 किलोमीटर है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि सीधे आपके एग्जाम में आएगा। अब पूछेगा कि कोसी नदी बिहार में गंगा नदी में कहा मिलता है? कोसी नदी बिहार में गंगा नदी में कहा मिलता है, तो कटिहार जिला के कुरुसेला नामक स्थान पर मिलता है। ये सारे ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि सीधे आपके एग्जाम में आएगा। अगले नंबर सवाल को देखते हैं, जो कि सीधे आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। बिहार के उत्तर से दक्षिण, बिहार के उत्तर से दक्षिण की कुल लंबाई कितनी है? जो सवाल है ये सीधे बीएसएससी कार्यालय परिचारी से टारगेट प्रश्न है, जो कि सीधे इस बार के एग्जाम में देखने को मिलेगा। मैं कहूंगा आपको, अगर आप इस बार सिलेक्शन लेना चाहते हो, वास्तव में आप नौकरी लेना चाहते हैं बीएसएससी कार्यालय परिचारी का, तो आज का यह क्लास आपके लिए ही होने वाला है। आप घर पर भी मेहनत कीजिए, जो हम रिवीजन करवाते हैं उससे कीजिए, इस बार सिलेक्शन जरूर होगा। बिहार में उत्तर से दक्षिण की कुल लंबाई की बात करें, 345 किलोमीटर। उत्तर से दक्षिण या दक्षिण से उत्तर, बिहार की टोटल लंबाई आपका 345 किलोमीटर है। इसका लंबाई कितना है उत्तर से दक्षिण? 345 किलोमीटर है। अब यहां से पूछता है
पूरब से पश्चिम, पूरब से पश्चिम लंबाई इसका 483 किलोमीटर है। 483 किलोमीटर पूरब से पश्चिम इसका लंबाई है और उत्तर से दक्षिण 345 किलोमीटर। एकदम पॉपुलर सवाल है जो कि सीधे आपके एग्जाम में पूछेगा। सवाल आपका कह रहा है उत्तर से दक्षिण इसका लंबाई कितना है, 345 किलोमीटर है। पूरब से पश्चिम इसका लंबाई कितना है, 483 किलोमीटर है। इसका टोटल क्षेत्रफल कितना है, तो 94,163 किलोमीटर है। आपके एग्जाम में पूछा जाता है बिहार का कुल क्षेत्रफल कितना है, 94,163 किलोमीटर है। याद रखिएगा बिहार का कुल क्षेत्रफल जो आपका होता है वो 94,163 किलोमीटर है। मेरे साथ बोलिएगा बिहार का कुल क्षेत्रफल कितना होता है, 94,163 किलोमीटर होता है, यानी बिहार इतना में फैला हुआ है। अब आगे सवाल क्या बनता है कि बिहार दिवस कब मनाया जाता है। बिहार दिवस कब मनाया जाता है, तो 22 मार्च को हम लोग बिहार दिवस मनाते हैं। बिहार दिवस कब मनाते हैं, 22 मार्च को हम लोग बिहार दिवस मनाते हैं। बिहार का स्थापना कब हुआ था, 1912 ईस्वी में। बिहार का स्थापना कब हुआ था, 1912 ईस्वी में। 22 मार्च 1912 ईस्वी को बिहार राज्य का स्थापना हुआ था, इसीलिए 22 मार्च को हम लोग बिहार दिवस मनाते हैं। आपके एग्जाम में दिवस से भी सारे प्रश्न पूछे जाते हैं, जैसे में विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। याद रखिएगा 14 सितंबर को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। 14 सितंबर को क्या मनाया जाता है, हिंदी दिवस मनाया जाता है। याद रखिएगा एकदम पॉपुलर सवाल है जो कि सीधे आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। अब आगे सवाल आपका बनता है कि बिहार का आकार कैसा है, तो आयतकार है। बिहार का आकार कैसा है, तो याद रखिएगा बिहार का जो आकार आपका है वो आयतकार हो जाएगा। बिहार से झारखंड कब अलग हुआ था, तो बिहार से झारखंड 15 नवंबर 2000 ईस्वी को अलग हुआ था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि सीधे आपके एग्जाम में पूछा जाता है। बिहार से झारखंड कब अलग हुआ था, 15 नवंबर 2000 ईस्वी को बिहार से झारखंड अलग हुआ था। बिहार का स्थापना कब हुआ था, 1912 ईस्वी में बिहार का स्थापना हुआ था। बिहार दिवस कब मनाया जाता है, 22 मार्च को हम लोग बिहार दिवस मनाते हैं। बिहार का टोटल क्षेत्रफल 94,163 किलोमीटर है। उत्तर से दक्षिण लंबाई 345 किलोमीटर है। पूर्व से पश्चिम की लंबाई लगभग 483 किलोमीटर और इसका आकार जो है वह आयतकार का है। आशा करते हैं यह प्रश्न सारा आपका क्लियर हो गया। नहीं है तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और फिर एक बार देख लीजिएगा तो आपका याद हो जाएगा। अगले नंबर सवाल की ओर हम लोग चलते हैं जो कि सीधे आपके एग्जाम में आने वाला सवाल है। पटना हाई कोर्ट जो पटना उच्च न्यायालय है उसका स्थापना किस वर्ष हुआ था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पटना उच्च न्यायालय का स्थापना किस वर्ष हुआ था, तो याद रखिएगा पटना उच्च न्यायालय जो है उसका स्थापना आपका 1916 ईस्वी में हुआ था। 1916 ईस्वी में पटना उच्च न्यायालय का स्थापना हुआ था। याद रखिएगा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1912 ईस्वी में बिहार की राजधानी आपका पटना बना था। आपके एग्जाम में पूछेगा बिहार की राजधानी पटना कब बनी, 1912 ईस्वी में बनी थी। ये ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। पटना बिहार की राजधानी कब बनी थी, तो 1912 ईस्वी में। और जो पटना में हाई कोर्ट है उसका स्थापना 1916 ईस्वी में हुआ था। याद रखिएगा पटना उच्च न्यायालय का स्थापना आपका 1916 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था, 1916 ईस्वी में हुआ था। इसका उद्घाटन जो हुआ था, मतलब पटना उच्च न्यायालय तो बन गया, उसका उद्घाटन किसने किया था, तो लॉर्ड हार्डिंग द्वारा किया गया था 1 मार्च 1916 ईस्वी को। इसका उद्घाटन किसने किया था, तो लॉर्ड हार्डिंग कौन थे, तो लॉर्ड हार्डिंग वही व्यक्ति हैं जिन्होंने बंगाल विभाजन को रद्द किया था। बंगाल विभाजन को किसने रद्द किया था, बंगाल विभाजन को किसने रद्द किया था, तो लॉर्ड हार्डिंग ने 1911 ईस्वी में बंगाल विभाजन को रद्द किया था। 1911 ईस्वी में बंगाल विभाजन को किसने रद्द किया था, लॉर्ड हार्डिंग ने 1911 ईस्वी में बंगाल विभाजन को रद्द किया था। और किया किसने था, तो लॉर्ड कर्जन ने बंगाल विभाजन को 1905 ईस्वी में किया था। बंगाल विभाजन किसने किया था, लॉर्ड कर्जन ने 1905 ईस्वी में किया था। लॉर्ड हार्डिंग ने बंगाल विभाजन को रद्द किया था 1911 ईस्वी में। अब आपका सवाल करा पटना उच्च न्यायालय का स्थापना 1916 ईस्वी में, इसका उद्घाटन 1 मार्च 1916 ईस्वी को। अगर आपके एग्जाम में पूछ दे पटना उच्च न्यायालय का उद्घाटन किसने किया था, तो लॉर्ड हार्डिंग ने किया था। उसके बाद देख लेते हैं कि सबसे पहले इसका मुख्य न्यायाधीश कौन बने थे। सबसे पहले तो पटना उच्च न्यायालय बने तो उसका कोई पहला मुख्य न्यायाधीश बना होगा, जो फैसला करने वाला जज होता है वो पहले कोई बना होगा। तो वो कौन बना था, याद रखिएगा मुख्य न्यायाधीश जो सबसे पहले बने थे वो पूछेगा कि पटना उच्च न्यायालय का पहला मुख्य न्यायाधीश कौन थे, तो याद रखिएगा सर एडवर्ड मेनार्ड डेस जेम्स सैमुअल थे। ये पूरा नाम आप लोग देख लीजिएगा, थोड़ा सा बड़ा करके नाम है, सर एडवर्ड मेनार्ड डेस जेम्स सैमुअल थे। ठीक है ना, चलिए
अगला सवाल क्या कह रहा है कि भारत का सबसे पुराना हाई कोर्ट कहाँ है? भारत का सबसे पुराना हाई कोर्ट कहाँ है? तो वो आपका कोलकाता हाई कोर्ट हो जाएगा। भारत का सबसे पुराना क्या बोलते हैं हाई कोर्ट कौन सा है? कोलकाता हाई कोर्ट भारत का सबसे पुराना हाई कोर्ट है, जिसका स्थापना 1862 ईस्वी में हुआ था। पटना जो कोलकाता हाई कोर्ट है उसका स्थापना कब हुआ था? 1862 ईस्वी में हुआ था, और यह भारत का सबसे पुराना हाई कोर्ट है। अगले नंबर सवाल की ओर चलते हैं, जो कि सीधे आपके एग्जाम में छपेगा, जो कि सीधे आपके एग्जाम के लिए है। 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को किस जेल में रखा गया था? जब 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन हो रहा था, आपके एग्जाम में यहाँ से दो सवाल बनेगा। यहाँ पर देख लीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका बड़ा है, यहाँ से हम क्लियर कीजिएगा। भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? तो 1942 ईस्वी में आपका भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था। आपके एग्जाम में पूछा जाएगा भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? 1942 ईस्वी में हुआ था। उसके बाद क्या कह रहा है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को किस जेल में रखा गया था? तो याद रखिएगा, उनको जो जेल में रखा गया था, किस जेल में रखा गया था? कोई बच्चे बता सकते हैं? देखते हैं कोई इसका राइट आंसर दे पाता है कि नहीं। बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा, बांकीपुर के जेल में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को रखा गया था। अब इसके बाद क्या क्या सवाल इससे बनता है, सबसे पहले तो हम आपको क्लियर कर दें सवाल इससे क्या बन रहा है। सबसे पहले तो भारत छोड़ो आंदोलन की पूरी डेट की बात करेंगे तो 8 अगस्त 1942 ईस्वी को भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था। आपके एग्जाम में पूछा जाएगा भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? एक मिनट एक मिनट एक मिनट। हम्म भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? तो 8 अगस्त 1942 ईस्वी में हुआ था। यह किसके द्वारा किया गया था? तो महात्मा गांधी जी के द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन किया गया था। उसके बाद क्या है कि भारत छोड़ो आंदोलन में गांधी जी ने किसका नारा दिया था? तो करो या मरो का नारा दिया था। आपके एग्जाम में पूछा जाएगा भारत छोड़ो आंदोलन ने कौन सा नारा दिया था? तो करो या मरो का नारा दिया था। आपके एग्जाम में आगे पूछा जाएगा भारत छोड़ो आंदोलन किसके द्वारा किया गया था? तो महात्मा गांधी जी के द्वारा किया गया था। अगला नंबर सवाल है कि भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? तो 8 अगस्त 1942 ईस्वी को हुआ था। अब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की बात करें तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हमारे भारत के प्रथम प्रेसिडेंट है, हमारे भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हमारे भारत के प्रथम राष्ट्रपति हैं। उससे पहले अगर आप वास्तव में बीएसएससी कार्यालय परिचारी में सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो चैनल को आप लोग क्या कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर आपको डेली बीएसएससी कार्यालय परिचारी का इंपॉर्टेंट क्लास करवाया जाता है, जो कि सीधे आपके एग्जाम में सवाल लड़ता है। मैं कहूंगा चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर डेली आपको बीएसएससी कार्यालय परिचारी का क्लास होता है, और अपने मम्मी पापा के सपने को पूरा करने में लग जाइए। एक शायरी है ना जो कि आपको काफी मोटिवेट करता है कि माँ तेरे पसीने के हर एक बूंद को मोती सा चमकाऊंगा, कि माँ तेरे पसीने के हर एक बूंद को मोती सा चमकाऊंगा, तू सपने बड़े देखना, मैं उससे पूरा करके दिखलाऊंगा। ठीक है ना? तो मेहनत खूब कीजिए और इस बार सिलेक्शन लेने है। ठीक है ना? चलिए, सत्यमेव जयते। उससे पहले आप लोग बताइए तो आप लोग को क्लास कैसा लग रहा है? बताइए तो इसमें कुछ सुधार होना चाहिए, क्लास में कुछ सुधार होना चाहिए, या क्लास जैसे चल रहा है वो ऐसे ही चलना चाहिए? ठीक है, आप लोग कमेंट एक बार बताइए तो करके क्लास आप लोग को कैसा लग रहा है। सत्यमेव जयते शब्द किस उपनिषद से लिया गया है? सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया? बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा, मुंडको उपनिषद से लिया गया है। सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया? तो मुंडको कोपनिषद से लिया गया है। बी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। यह जो सवाल है सीधे आपके बीएसएससी कार्यालय परिचारी में पूछा जाता है कि सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? तो मुंडको कोपनिषद से लिया गया है। अगला नंबर सवाल को चलते हैं, जो कि सीधे आपके एग्जाम में आएगा। देखिए, उससे हम फैक्ट उसके बारे में क्यों नहीं बताएं, क्योंकि उससे ज्यादा उसमें प्रश्न पूछा नहीं जाता है, सिर्फ वही पूछेगा कहां से लिया गया है, तो मुंडको कोपनिषद से लिया गया है। अगला नंबर सवाल क्या करा कि जो भारतीय संविधान का प्रस्तावना है, जो भारतीय संविधान का प्रस्तावना है, वह किस देश के संविधान से लिया गया? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। कहां से लिया गया है? ऑस्ट्रेलिया से। जो भारतीय संविधान का प्रस्तावना, जो हमारा प्रस्तावना है, वह किस देश से लिया गया है? तो संविधान कहां से लिया गया है? तो ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। किस देश के संविधान से लिया गया है? तो ऑस्ट्रेलिया से लिया गया। पूछेगा
मौलिक अधिकार कहाँ से लिया गया है? मौलिक अधिकार आपका कहाँ से लिया गया है? तो मौलिक अधिकार आपका लिया गया है अमेरिका से। मौलिक अधिकार किस देश के संविधान से लिया गया है? तो अमेरिका के संविधान से लिया गया है। अब यहाँ से देख लीजिएगा क्या-क्या सवाल आपके एग्जाम में बनता है। सबसे पहले तो भारतीय संविधान को बनने में टोटल कितना समय लगा था? जिनको पता है कमेंट में जवाब दे देंगे। भारतीय संविधान को बनने में टोटल जो समय लगा था 2 साल 11 माह 18 दिन लगा था। 2 साल 11 माह 18 दिन का आपका टोटल समय लगा था। 2 साल 11 माह 18 दिन का टोटल समय लगा था संविधान को बनाने में। उसके बाद पूछता है कि संविधान को किसने बनाया था? संविधान को किसने बनाया था? बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन, तो याद रखिएगा संविधान को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने बनाया था। आपके एग्जाम में अगला सवाल बनता है कि संविधान में टोटल कितने अनुच्छेद हैं? तो 395 अनुच्छेद हैं। संविधान में टोटल कितने अनुच्छेद हैं? 395 अनुच्छेद है, याद रखिएगा। संविधान में टोटल कितना अनुच्छेद है? 395 अनुच्छेद है, 12 अनुसूची है, याद रखिएगा। संविधान में टोटल 395 अनुच्छेद, 12 अनुसूची, जो कि सीधे आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। ठीक है ना? चलिए अगले नंबर सवाल को चलते हैं, जो कि सीधे आपके एग्जाम में आने वाला सवाल है, प्रकाश वर्ष। ऐसा सवाल आपके एग्जाम में कई बार देखा जा चुका है और ये आपके एग्जाम में आने वाला सवाल है, प्रकाश वर्ष लाइट ईयर। प्रकाश वर्ष लाइट ईयर निम्नलिखित में से किसकी इकाई है? प्रकाश वर्ष या लाइट ईयर निम्नलिखित में से किसकी इकाई है? तो याद रखिएगा खगोलीय दूरी का जो दूरी होता है, ये किसका इकाई है? प्रकाश वर्ष किसका इकाई है? तो खगोलीय दूरी का है। सी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। प्रकाश वर्ष किसका इकाई है? तो खगोलीय दूरी का प्रकाश वर्ष इकाई है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि सीधे आपके एग्जाम में छपेगा। अब यहां से क्या क्या सवाल बन सकता है? प्रकाश का निर्वात में चाल कितना होता है? आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि निर्वात में या हवा में प्रकाश का चाल कितना होता है? तो याद रखिएगा 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड होता है। 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड होता है। 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड निर्वात में प्रकाश की चाल होती है। ठीक है, आगे चलिए। अगला नंबर सवाल आपका क्या कर रहा है, जो कि सीधे आपके एग्जाम के लिए है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना। भारतीय संविधान की प्रस्तावना किस देश के संविधान से लिया गया? ये अभी हम आपको ऊपर भी करवा दिए है, किस देश के संविधान से लिया गया है। आपका जवाब आना चाहिए किस देश के संविधान से लिया गया है? तो ऑस्ट्रेलिया देश के संविधान से लिया गया है। बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि सीधे इस बार के एग्जाम में पूछा जाएगा। और मैं कहूंगा कि अगर आप इस क्लास का पीडीएफ लेना चाहते हैं तो टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेंगे। टेलीग्राम ग्रुप में आपको पीडीएफ डाल दिया जाता है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। ठीक है ना? या आप व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करना चाहते हैं, जहां पर क्लास सबसे पहले आपको पता चलेगा, जो भी क्लास होगा सबसे पहले आपको पता चलेगा। तो आप जुड़ना चाहते हैं तो यह मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9334517119। व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि जो भी क्लास होगा सबसे पहले आपको सबसे पहले आपको पता चलेगा। तो क्या करना है, इस नंबर पर, इस व्हाट्सएप नंबर पर आपको बीएसएससी कार्यालय परिचारी लिखकर मैसेज करना है। बीएसएससी कार्यालय परिचारी लिखकर मैसेज करना है, नहीं तो आपके पास दूसरा चीज का लिंक चल जाएगा। जैसे मैं अभी रेलवे ग्रुप डी का भी आपका क्लास चल रहा है, एसएससी जीडी का भी क्लास चल रहा है, एक डीलेट का भी क्लास चल रहा है, तो वो सब आपका दूसरा का लिंक चल जाएगा। इसलिए आप लोग बीएसएससी कार्यालय परिचारी का लिखेंगे, कार्यालय परिचारी लिखेंगे तो आपके पास सही लिंक जाएगा, बीएसएससी कार्यालय परिचारी का ही लिंक जाएगा। याद रखिएगा, ये काफी इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला नंबर सवाल को चलते हैं, जो कि सीधे आपके एग्जाम में आने वाला सवाल है, भारत का सबसे पुराना तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थित है? भारत का सबसे पुराना तेल शोधक कारखाना ऑल रिफाइनरी कहाँ स्थित है? तो असम के डिगबोई में स्थित है। असम के डिगबोई में स्थित है। बी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। असम के कहाँ में स्थित है? डिगबोई में। भारत का सबसे पुराना तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थित है? तो असम के डिगबोई में स्थित है। बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। ये सीधे आपके एग्जाम में छपने वाला सवाल है। अगला नंबर सवाल को चलते हैं, जो कि सीधे आपके एग्जाम में आएगा। सवाल क्या कर रहा है? सवाल आपका यही कह रहा है, रक्त का थक्का बना, ब्लड क्लोटिंग जमने में कौन सा विटामिन सहायक होता है? रक्त को थक्का बनने में या रक्त को जमने में कौन सा विटामिन सहायक होता है? अगर आपके शरीर में उस विटामिन की प्रचुरता यानी सबसे ज्यादा आपके शरीर में पाया जाता है वो विटामिन, तो आपका खून जल्दी जमेगा, यानी कटे फटेगा। अगर आपका छोटा सा भी किधर कट जाता है तो आपका खून जल्दी जम जाएगा। किस विटामिन के कारण? ये आपका पूछ रहा है, तो याद रखिएगा विटामिन के कारण रक्त का थक्का बनता है। रक्त का थक्का किसके कारण बनता है? तो विटामिन के कारण रक्त का थक्का बनता है। विटामिन के कारण आपका क्या बनता है? रक्त का थक्का बनता है। खून जमता किसके कारण है? तो विटामिन के कारण बनता है। ये सीधे आपके एग्जाम में पूछा जाने वाला सवाल है। अब आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि रक्त का जो रंग लाल होता है वह क्यों होता है? जो खून का रंग लाल होता है वह क्यों होता है? तो याद रखिएगा, यह जो आपका होता है रक्त का लाल, जो रक्त का लाल रंग जो होता है वह किसके कारण होता है? तो हीमोग्लोबिन
हीमोग्लोबिन के कारण होता है, हीमोग्लोबिन के कारण होता है। किसके कारण होता है? हीमोग्लोबिन के कारण खून का जो रंग लाल होता है वह हीमोग्लोबिन के कारण होता है। आगे आपके सवाल में क्या पूछा जाता है, आपके एग्जाम में आगे क्या पूछा जाता है? ये तो रक्त का थक्का बनने वाला हो गया, विटामिन के से संबंधित है। अब आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि किस विटामिन को हार्मोन कहा जाता है, किस विटामिन को हार्मोन कहा जाता है। आपके एग्जाम में पूछा जाएगा किस विटामिन को हार्मोन कहा जाता है, तो विटामिन डी को हम लोग क्या कहते हैं? हार्मोन कहते हैं। किस विटामिन को हम लोग हार्मोन कहते हैं? विटामिन डी को हम लोग हार्मोन कहते हैं। किस विटामिन को हम लोग हार्मोन कहते हैं? तो विटामिन डी को हम लोग हार्मोन कहते हैं, जो कि सूरज की रोशनी से प्राप्त होता है। आपके एग्जाम में पूछा जाता है सूरज की रोशनी से कौन सा विटामिन प्राप्त होता है? विटामिन डी आपका सूरज की रोशनी से प्राप्त होता है। विटामिन डी कहां से प्राप्त होता है? सूरज की रोशनी से प्राप्त होता है। इसे हम लोग सनशाइन विटामिन भी कहा जाता है। सनशाइन विटामिन हम लोग किसको कहते हैं? सनशाइन विटामिन हम लोग किसको कहते हैं? विटामिन डी को ही हम लोग सनशाइन विटामिन कहते हैं। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि सीधे आपके बीएसएससी कार्यालय परिचारी में पूछा जाएगा। अगले नंबर सवाल को चलते हैं जो कि सीधे आपके एग्जाम में आने वाला सवाल है। सवाल क्या कह रहा है? सवाल आपका है अनुच्छेद 360, अनुच्छेद 360 का संबंध किससे? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहां से सवाल आपके एग्जाम में पूछा गया है, कई बार पूछा गया सवाल है और आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। अनुच्छेद 360 का संबंध किससे है? याद रखिएगा, वित्तीय पातकाल से है। अनुच्छेद 360 का संबंध किससे? वित्तीय पातकाल से। सी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। वित्तीय पातकाल का संबंध किससे है? अनुच्छेद 360 से है। आगे चलते हैं, राष्ट्रीय पातकाल का संबंध किससे? राष्ट्रीय पातकाल अनुच्छेद 352 से संबंधित है। अनुच्छेद 352 से क्या संबंधित है? राष्ट्रीय पात का संबंधित है। राष्ट्रपति शासन किस अनुच्छेद से संबंधित है? अनुच्छेद 356। यहाँ पर सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि सीधे आपके एग्जाम में पूछा जाता है। राष्ट्रीय पातकाल किससे संबंधित है? तो अनुच्छेद 352 से। राष्ट्रपति किससे संबंधित है? तो अनुच्छेद 352 से। वित्तीय पातकाल किससे संबंधित है? तो अनुच्छेद 360 से। चलिए अगले नंबर सवाल को चलते हैं जो कि सीधे आपके एग्जाम में आने वाला सवाल है। निम्नलिखित में से कौन सा गैस ग्रीन हाउस इफेक्ट को सबसे अधिक जिम्मेवार है? उसके लिए सबसे अधिक जिम्मेवार कौन सा गैस है? सभी को पता है, कार्बन डाइऑक्साइड। क्या हो जाएगा? सभी को पता है कार्बन डाइऑक्साइड, जिसका सूत्र होता है CO2। कार्बन डाइऑक्साइड का सूत्र क्या होता है? CO2। अगर आपके एग्जाम में पूछ दे कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल में लगभग कितना परसेंट पाया जाता है, तो 0.003% पाया जाता है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि सीधे आपके एग्जाम में पूछा जाता है। ऑक्सीजन ऑक्सीजन वायुमंडल में लगभग कितना प्रतिशत पाया जाता है? तो लगभग 28%, 21 यानी 21 आपका प्रतिशत आपका क्या पाया जाता है? ऑक्सीजन पाया जाता है। याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला नंबर सवाल क्या करें? नाइट्रोजन। अगला नंबर सवाल करें नाइट्रोजन। नाइट्रोजन वायुमंडल में लगभग कितना प्रतिशत पाया जाता है? तो 78%, 78%। और इससे सवाल क्या क्या बनता है? वायुमंडल में सबसे अधिक कौन सा गैस पाया जाता है? नाइट्रोजन पाया जाता है। वायुमंडल में सबसे अधिक कौन सा गैस पाया जाता है? नाइट्रोजन पाया जाता है। याद रखिएगा, 78%। चलिए अगला नंबर आपका सवाल क्या क्या कह रहा है? 1857 के विद्रोह के समय, जब 1857 का विद्रोह हो रहा था, उस समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? 1857 के विद्रोह के समय गवर्नर जनरल कौन था? याद रखिएगा, जब 1857 का विद्रोह हुआ था, इसको हम लोग सिपाही विद्रोह के नाम से भी जानते हैं। इसको हम लोग किस नाम से जानते हैं? सिपाही विद्रोह के नाम से भी हम लोग जानते हैं। 1857 के क्रांति को हम लोग किस नाम से जानते हैं? सिपाही विद्रोह के नाम से भी हम लोग इसको जानते हैं। याद रखिएगा, यह कब हुआ था? 1857 ईस्वी में हुआ था। आपके एग्जाम में पूछा जाएगा सिपाही विद्रोह कब हुआ था? 1857 ईस्वी में हुआ था। यह 1857 की क्रांति 1857 में हुआ था। इस समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो याद रखिएगा, लॉर्ड कैनिंग हो जाएगा। बी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 1857 के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कैनिंग था। बी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। अब इससे जो जो सवाल पूछा जाता है मैं आपको करवा देता हूं। जैसे में भारत का प्रथम वायसराय ऐसे लॉर्ड डलहौजी को कहा जाता है, लेकिन 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 वो अलग बात है, ठीक है ना। जैसे में यहाँ पर देखिएगा, लॉर्ड कर्जन ने आपका 1905 ईस्वी में बंगाल विभाजन किया था। लॉर्ड कर्जन ने बंगाल विभाजन कब किया था? तो 1905 ईस्वी में बंगाल विभाजन किया था। वेरी वेरी क्या है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि सीधे आपके एग्जाम में छपेगा। अगला नंबर सवाल क्या करा? हर्यक वंश।
हर्यक वंश का वह शासक कौन था जिसे कुनिक भी कहा जाता था? हर्यक वंश का वह शासक कौन था जिसे कुनिक भी कहा जाता है? तो याद रखिएगा, हर्यक वंश का वह कौन सा शासक है जिसे कुनिक भी कहा जाता है? तो याद रखिएगा, किन्हें कहा जाता है? एक बच्चे का रहा है कि सर उदयनी का हो जाएगा। नहीं बाबू, उदयनी का नहीं होगा, किसे हो जाएगा? अजात शत्रु को हो जाएगा। बी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। हर्यक वंश का वह कौन सा शासक है जिसे कुनिक भी कहा जाता था? तो अजात शत्रु को कूनिक कहा जाता था। कूनिक। अगला नंबर सवाल आपका क्या कर रहा है, जो कि सीधे आपके एग्जाम में आने वाला सवाल है। ऐसा सवाल है आपके बीएसएससी कार्यालय परिचालन में हर बार पूछा जाता है। एकदम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सवाल आपका कह रहा है ओजोन परत। ओजोन परत वायुमंडल के किस परत में पाए जाते हैं? ओजोन परत वायुमंडल के किस परत में पाए जाते हैं? एक बच्चे का आंसर आ रहा है समताप मंडल। क्या हो जाएगा? समताप मंडल। बी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। ओजोन परत वायुमंडल के किस परत में पाया जाता है? तो समताप मंडल में पाया जाता है। बी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। ओजोन परत वायुमंडल के किस परत में पाया जाता है? तो समताप मंडल में पाया जाता है। बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला नंबर आपका सवाल है जो कि सीधे आपके एग्जाम में पूछेगा, सार्क का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो सार्क का मुख्यालय नेपाल की राजधानी काठमांडू में स्थित है। नेपाल की राजधानी कहाँ है? काठमांडू। तो सार्क का मुख्यालय कहाँ स्थित है? काठमांडू में स्थित है। अगले नंबर सवाल की ओर चलते हैं जो कि सीधे आपके एग्जाम में पूछा जाएगा, चित्तौड़गढ़ के विजय स्तंभ, चित्तौड़गढ़ के विजय स्तंभ टावर ऑफ विक्टोरी का निर्माण किसने करवाया था? चित्तौड़गढ़ के विजय स्तंभ का निर्माण किसने करवाया था? राणा कुंभ ने करवाया था। किसने करवाया था? राणा कुंभा ने करवाया था। बी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। चित्तौड़गढ़ के जो विजय स्तंभ है उसका निर्माण किसने करवाया था? राणा कुंभा ने करवाया था। अगला नंबर सवाल है जो कि सीधे आपके एग्जाम में आएगा। सवाल क्या कर रहा है? राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? राज्यसभा का एक ऑफिशिएंट चेयरमैन कौन होता है? तो याद रखिएगा, वाइस प्रेसिडेंट यानी उपराष्ट्रपति जी होते हैं। सी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। मैं आपसे बार बार आग्रह कर रहा हूं, अभी तक आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यह जो चैनल है सीधे आपके एग्जाम में प्रश्न लड़वाता है। और यह प्रैक्टिस सेट 1 होने वाला है। यह प्रैक्टिस सेट क्या होने वाला है? 1 होने वाला है। अगर आप चाहते हैं कि डेली आपको ऐसा प्रैक्टिस सेट मिले तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और एक बार कमेंट कर दीजिए यस गुरुजी। अगले नंबर सवाल को चलते हैं जो कि सीधे आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। अगला नंबर सवाल है, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सा हो जाएगा? एक बच्ची का सर अग्नाशय नहीं होगा, अग्नाशय नहीं होगा, नहीं होगा। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सा हो जाएगा? यकृत हो जाएगा, जिसे हम लोग लीवर कहते हैं। सी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। कभी कभी आपके एग्जाम में यकृत देता है तो कभी कभी लीवर देता है, तो दोनों एक ही नाम है, आप लोग याद रखिएगा। अगला नंबर सवाल क्या कर है जो कि सीधे आपके एग्जाम में आने वाला सवाल है, आनंद मठ। आनंद मठ पुस्तक के लेखक कौन है जिससे हमारा राष्ट्रगीत लिया गया है? सबसे पहले तो हमारा राष्ट्रगीत है क्या? हमारा राष्ट्रगीत वंदे मातरम है। बिल्कुल क्लियर है। हमारा राष्ट्रगीत है क्या? वंदे मातरम है। हमारा राष्ट्रगीत है क्या? वंदे मातरम है। वंदे मातरम है। इसका लेखक कौन है? तो बंकिम चंद्र चटर्जी है। वंदे मातरम के लेखक कौन है? बंकिम चंद्र चटर्जी है। जनगण मन के लेखक कौन है? रविन्द्रनाथ टैगोर है। यह कहां से लिया गया है? ये कहां से लिया गया है? तो आनंद मठ पुस्तक से लिया गया है। जो जनगण सॉरी जो हमारा वंदे मातरम है वो कहां से लिया गया है? तो आनंद मठ पुस्तक से लिया गया है। वो पूछ रहा है कि इसका लेखक कौन है? आनंद मठ पुस्तक के लेखक कौन है? तो याद रखिएगा, बंकिम चंद्र चटर्जी। बी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा, जो कि सीधे आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। अगला नंबर आपका सवाल करा है जो कि सीधे आपके एग्जाम में आएगा, भारत में स्थानीय स्वशासन, भारत में स्थानीय स्वशासन लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का जनक किन्हें माना जाता है? भारतीय स्थानीय स्वशासन का जनक किन्हें माना जाता है? बिल्कुल राइट आंसर आपका आ रहा है। एक बच्चे का आ रहा है कि सर लॉर्ड रिपन होगा। लॉर्ड रिपन बिल्कुल राइट आंसर है। लॉर्ड रिपन होगा। लॉर्ड रिपन आपका स्थानीय स्वशासन का जनक माने जाते हैं। यहाँ पर लॉर्ड मेयो कह रहा है। लॉर्ड मेयो, लॉर्ड मेयो कौन सा है? तो लॉर्ड मेयो के समय भारत में पहली जनगणना हुआ था। भारत में पहली जनगणना कब हुआ था? 1872 ईस्वी में लॉर्ड मेयो के शासन काल में हुआ था। आपके एग्जाम में पूछा जाएगा, भारत में पहली जनगणना कब हुआ था? 1872 ईस्वी में। किसके शासन काल में हुआ था? लॉर्ड मेयो के शासन काल में हुआ था। बंगाल विभाजन किसने किया? लॉर्ड कर्जन ने किया। कब किया? 1905 ईस्वी में। इसको रद्द किसने किया? लॉर्ड हार्डिंग ने किया। कब किया? 1911 ईस्वी में किया। ठीक है, चलिए
अगले नंबर सवाल क्यों चलते हैं जो कि सीधे आपके एग्जाम में आएगा, एकदम छपेगा। हीरा किसका प्रूफ है? हीरा किसका प्रूफ है जो कि सीधे आपके एग्जाम में पूछा जाता है? हीरा डायमंड किसका प्रूफ है? तो इस सभी को पता है, कार्बन का प्रूफ है। हीरा किसका प्रूफ है? कार्बन का प्रूफ है, जिसका संकेत सी होता है, जिसका परमाणु संख्या 6 होता है। अगले नंबर सवाल क्यों चलते हैं जो कि सीधे आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। अगला नंबर सवाल क्या करा? प्रसिद्ध गांधी इरविन समझौता, प्रसिद्ध गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? प्रसिद्ध प्रसिद्ध जो गांधी इरविन समझौता है, गांधी जी और लॉर्ड इरविन के बीच एक समझौता हुआ था, जिसे हम लोग पूना पैक्ट के नाम से भी जानते हैं, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? पूना पैक्ट। पूना पैक्ट भी पूछ सकता है या गांधी इरविन समझौता भी पूछ सकता है, वही को हम लोग बोलते हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा, गांधी इरविन जो समझौता हुआ था वो आपका हुआ था 5 मार्च 1931 ईस्वी को हुआ था। बी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। उसी प्रकार से पूछेगा 1930 ईस्वी में क्या हुआ था? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ था, दांडी मार्च हुआ था, सविनय अवज्ञा आंदोलन, दांडी मार्च हुआ था। 1935 ईस्वी में आपका आरबीआई बैंक का स्थापना हुआ था, जिसका मुख्यालय आपका मुंबई में, इसका राष्ट्रीयकरण 1949 में हुआ था। अगले नंबर सवाल को चलते हैं जो कि सीधे आपकी एग्जाम में एशियाई बैंक, जो एशियाई विकास बैंक है, एडीबी जिसको शॉर्ट रूप में कहते हैं, उसका मुख्यालय कहाँ है? उसका मुख्यालय कहाँ है? एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ है? तो याद रखिएगा, एशियाई विश्व बैंक का मुख्यालय जो आपका हो जाएगा, एक बच्चे का सर बीजिंग होगा, बीजिंग नहीं मनीला हो जाएगा, ठीक है ना। बी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ हो जाएगा? मनीला। बी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला नंबर सवाल है, भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु कौन सा? भारत के मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु कौन सा हो जाएगा? कन्याकुमारी हो जाएगा, कन्याकुमारी। भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु कौन सा हो जाएगा? कन्याकुमारी हो जाएगा। बी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। भारत के मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु कौन सा हो जाएगा? कन्याकुमारी हो जाएगा। यह भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु है, ठीक है। आगे चलिए। अच्छा, यहाँ पर समाप्त आपका हो गया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। अगला वीडियो आपका मैथ का होने वाला है या हिंदी का, आप लोग एक बार कमेंट कर दीजिए कि अगला वीडियो मैथ या हिंदी का है। एक बार आप लोग कमेंट कर दीजिए, ठीक है। बताइए कि अगला वीडियो किस चीज का आना चाहिए, जो एकदम विस्तार में आपको लाएंगे, जो कि सीधे आपको समझ में आएगा। बताइए फटाफट अगला वीडियो किसका होना चाहिए। एक बच्चा बोला सर मैथ का, ठीक है मैथ का ही करवा देते हैं। चलिए आपके लिए मैथ का ही हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। और सभी से आग्रह है, जो व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहां से जाकर ज्वाइन हो जाइए और वहां से जुड़ जाइए, ठीक है ना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद। जय हिंद।